दोस्तों नमस्कार। अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर विवाद रहा है। हमेशा ये कहा जाता रहा कि शायद भाई भतीजावाद जजेस की नियुक्ति में हावी है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म रहा। सोशल मीडिया में, मेन लाइन मीडिया में, संसद में, पॉलिटिकल सिस्टम में, समाज में, हर जगह इस बात को लेकर काफी विचार विमर्श रहा, काफी चर्चाएं रही कि आफ्टर ऑल जजेस की नियुक्ति हिंदुस्तान में कैसे होती है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोलिजियम अपने आप ही ये डिसाइड करे कि कौन जज बनेगा। और ये पूरा सिस्टम एक ओपेक है, इसीलिए लोगों का भरोसा इस पूरे सिस्टम से उठता जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी हैं या ये बताया है कि वो किस आधार पे नियुक्ति करते हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि ये जो क्राइटेरिया है इनका निर्णय कौन करता है। इसीलिए इस पूरी चर्चा को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट निर्णय है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चुनाव या अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, क्योंकि वहीं से ही काफी जजेस प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब भी हम हाई कोर्ट के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं तो हम उसमें 2/3 मेंबर वो होते हैं जो बार में होते हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। हम उसमें से 2/3 लोग और 1/3 जो लोग होते हैं वो जुडिशियल सर्विसेज से होते हैं। इसका मतलब जो सबॉर्डिनेट या जूनियर कोर्ट्स या एपेलेट कोर्ट से आते हैं उनमें से 1/3 लोगों का चयन होता है। तो कुल मिला के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और जो कैरियर जजेस होते हैं उन दोनों को मिलाकर हाई कोर्ट की जो बेंच होती है उसकी तैयारी की जाती है। सबसे साथ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मेरिट एंड इंटीग्रिटी, मतलब उसमें सक्षमता होनी चाहिए, वो व्यक्ति काबिल होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। कहीं पे भी किसी भी रूप में उसमें कोई करप्शन के एलिगेशन नहीं होने चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि ये पता कैसे लगेगा कि जो व्यक्ति है या जो वकील है वो करप्ट है या नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। कैसे इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं शायद बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंडिडेट फ्रॉम द बार, जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसकी उम्र 45 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, बहुत ही जीनियस है, तो ये जो एज लिमिट्स हैं ये रिलैक्स की जा सकती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कि पिछले 10 साल से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो इनकम टैक्स देता हुआ होना चाहिए। मतलब ये वो वकील होगा जिसकी प्रैक्टिस चल रही होगी, इतना तो कमाई लेता होगा कि वो इनकम टैक्स देने के काबिल हो। ये बात उसमें रखी गई है। हाँ, वो एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि अगर उसको इनकम टैक्स देने का एग्जम्पशन मिला हो, तो उस स्थिति में शायद इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल वकील की कितनी प्रैक्टिस है, उसने कितना इनकम टैक्स दिया, ये भी उस क्राइटेरिया में असेस किया जाता है। जो एवरेज नेट प्रोफेशनल इनकम है, क्योंकि इनकम के सोर्स कई हो सकते हैं, खेती भी हो सकता है, किराया भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, इनहेरिटेंस पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रोफेशनल इनकम है वो कम से कम 7 लाख होनी चाहिए पिछले 5 साल में। ऐसा नहीं कि वो ये कहे कि साहब मैं तो इसलिए इनकम नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो सिर्फ चैरिटी ही कर रहा था, मैं फ्री में ही काम कर रहा था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 लाख रुपए सालाना वो व्यक्ति पिछले 5 साल में कमाया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो नाम है, जो प्रोफेशनली अगर हम देखें तो एडिक्वेट नंबर ऑफ रिपोर्टेड जजमेंट्स, जितने भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आए हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ताकि ये पता रहे कि सक्रिय है और इंपॉर्टेंट केसेस में अच्छी भूमिका निभाई है।
साथ ही में ये भी कहा जाए कि भाई उसके प्रो बोनो वर्क ऑफ एडवोकेट इन द कोर्ट्स सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, समाज के हित में भी काम करे, गरीबों की मदद करे, लीगल एड में शायद हेल्प किया हो, किसी और मुद्दे में काम किया हो, एज ए माइकस क्यूरी कुछ काम किया हो, ऐसे बहुत सारे काम जिससे समाज का भला हुआ हो, ये भी उसकी लीगल प्रैक्टिस का हिस्सा देखा जाएगा। इसके अलावा जो एज है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो उसकी कोर्ट्स में देखी जाएगी। और एज फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, जो भी हम उसको जुडिशियल ऑफिसर्स अगर होंगे तो उसकी 58.5 साल होनी चाहिए जब वैकेंसी क्रिएट हो। जैसे हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो कम से कम 58.5 साल जो जुडिशियल ऑफिसर है उसकी एज होनी चाहिए, क्योंकि एडवोकेट तो यंग हो सकता है लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो पूरी जिंदगी जुडिशरी में काम की है, उसकी रिटायरमेंट अगर 60 साल है तो कम से कम वो 58.5 साल तो होना चाहिए, 1.5 साल तो उसका भी रिटायरमेंट में बचा हुआ होना चाहिए। ड्यू वेटेज टू इंटर से सीनियरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, तो उसकी सीनियरिटी भी देखी जाएगी कि वो सीनियर भी है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक जूनियर जुडिशियल ऑफिसर को ला के उसका जज बना दें, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेके क्रिटिसिज्म होता है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि सोशल डाइवर्सिटी, एससी एसटी माइनॉरिटी, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ आजकल मुद्दा है विमेन कैंडिडेट्स का एंड अदर मार्जिनाइल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हाशिए पे है समाज के हिस्से, क्या उनसे भी लोग हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट जो रिकमेंडेशन देता है इन बातों का ध्यान रखता है। इसके अलावा ये तो रहे उसकी पर्सनैलिटी और कॉम्पिटेंसी को लेकर, लेकिन जज का काम होता है दोस्तों जजमेंट्स लिखना। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये व्यक्ति सब कुछ है, अच्छा वकील भी है, सब है, क्या ये जजमेंट लिख भी पाएगा या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि उसकी जो लैंग्वेज पे कमांड है, भाषा शैली पे जो कमांड है वो कितनी है, क्या वो अच्छा राइटर है, लिख सकता है, ये भी जानना जरूरी है। फिर वो फैक्ट्स और इश्यूज को क्या ढंग से समझ पाता है, क्योंकि जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं उस हिसाब से अलग होता है, लेकिन एज ए जज क्या आपकी वो पैनी दृष्टि है कि आप इश्यूज को और फैक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकें और उनके बीच में जिसको कह सकते हैं कि तथ्यों को खोज सकें। फिर रीजनिंग फॉर कंक्लूजन, आपने जजमेंट तो दे दिया लेकिन क्या उसका आधार है, रीजनिंग बहुत जरूरी है। तभी तो हम कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स, कि भाई जजमेंट में ये सब लिखा होना चाहिए कि किस आधार पे आपने जजमेंट दिया। सिर्फ ये कहना कि ये सही है गलत है नहीं चलेगा, आपको उसका आधार भी बताना होता है। फिर किस तरह से उसने एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पे एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस को इग्नोर करके इवन आर्बिट्रेशन में लोगों ने ऑर्डर दिए हैं। और हो सकता है कि जो जुडिशरी के काम है, लोअर जुडिशरी में भी ऐसा होता हो, या एविडेंस को हम अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हों जब इस तरह की बात हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नॉलेज ऑफ प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव लॉज, अब प्रोसीजर है जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स की जानकारी है या नहीं है ये समझना। और जो सब्सटेंटिव लॉज हैं, इनकम टैक्स के लॉज हैं या बाकी करप्शन लॉज हैं या कोई और एनवायरमेंटल लॉज हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड लॉज है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉज है, कुछ तो ऐसे कानून होंगे जिनमें उनका सब्सटेंशियल रोल होगा, क्योंकि जब वो बेंच में जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो रोस्टर है उसमें उनको एलोकेट किए जाएं, केसेस एलोकेट किए जाएं, ताकि जस्टिस सही हो। टेक्निकल मैटर्स में खासकर ये मुद्दा इशू हो जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंस, कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स रहे उसको मद्देनजर रखते हुए कानून की व्याख्या करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जज का, ये भी हमें समझना होगा अपॉइंटमेंट से पहले। तो ये थी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर बात। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है अपॉइंटमेंट वो किस तरह से होती है, हम ये भी समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट बाय एलिवेटिंग ऑफ चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट और एमिनेंट मेंबर ऑफ द बार और ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब कौन आता है सुप्रीम कोर्ट में, या तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या जजेस हो या कोई बहुत ही सक्षम वकील हो जो प्रैक्टिस कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट बार में,
और या किसी और बार में वहां से उनको नॉमिनेट किया जाता है कॉलेजियम द्वारा कि इनको हम अपग्रेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। जब ऐसा होता है तो ये भी देखा जाएगा कि जो सारे हाई कोर्ट्स हैं वहां का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा नहीं कि कुछ 2-4 राज्यों से ही लोग आ रहे हों जबकि 30 राज्य हैं और वहां पे पता लगा कि किन्हीं राज्यों के तो जो चीफ जस्टिस हैं वो आए नहीं, कभी उनका नंबर ही नहीं आया क्योंकि वो बहुत छोटे राज्य थे या वहां पे कुछ और समस्या थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सीनियरिटी है हाई कोर्ट के जजेस की वो भी देखनी होगी। ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस जो सीनियर हैं उनको छोड़ के आपने किसी जूनियर जज को प्रमोट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये भी एक इशू क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा मेरिट एंड इंटीग्रिटी, उसकी क्षमता, उसकी ईमानदारी, ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है द डिस्पोजिशन रेट ऑफ जज अंडर कंसिडरेशन वाइल इन द हाई कोर्ट। अब उनके पास कितने मुकदमे आए, कितने उन्होंने मुकदमे खत्म किए, जजमेंट दिए, ये भी देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो डेट पे डेट चलती रही और फाइलों पे फाइलें आती रही लेकिन जजमेंट नहीं दे पा रहे जज साहब, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट लाके क्या फायदा। तो ये भी देखना होगा कि वो कितने सक्षम है एज ए जज हाई कोर्ट में केसेस को निपटाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए उन्होंने एक परफॉर्मेंस अप्रेजल टेम्पलेट बनाया है। यहाँ तक कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो उसमें एक आईबी की रिपोर्ट भी आती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि बहुत सारे कागज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के पास ऐसे आते हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हों, राष्ट्र की नीतियों के मुद्दे हों। तो ये भी जानना जरूरी है कि इसका आईबी मतलब इसका कहीं ऐसा तो कोई नेटवर्क नहीं है, अंडरग्राउंड नेटवर्क जो सुरक्षा के लिए खतरा हो या इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बाद में लगे। इसलिए सब जानकारी जरूरी है। और फिर कॉलेजियम का रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाता है, उसका फॉर्मेट और साथ में बायोडेटा में किस तरह से क्राइटेरिया एंटर किए जाएंगे उस बायोडेटा का भी फॉर्मेट। तो ये सब चीजें मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, अभी तक ये बात हो रही थी कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, हमें नहीं पता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू कर दिया है कि किस आधार पे वो अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी सारी जानकारी को कंपाइल करने के लिए क्या जजेस के पास टाइम है? क्योंकि जब केस के बाद उनको जजमेंट लिखना होता है उसका भी टाइम नहीं मिलता, वो भी डिले हो जाता है, कभी कभी काफी लंबा अंतराल हो जाता है। तो क्या ये सारा काम जजेस कर पाएंगे? क्या उनके पास सेक्रेटरीट है? अगर वो सेक्रेटरीट है तो लीगल काम करेगा या अपॉइंटमेंट के काम करेगा? ये चिंता की बात है। इसीलिए जो नेशनल जुडिशरी एकेडमी थी, अपॉइंटमेंट कमीशन की, जो एनजेएससी की हम जो बात कर रहे थे, जैसे आईएएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, डिफेंस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, यूपीएससी के माध्यम से अपॉइंटमेंट होता है, क्या इस तरह की संस्था नहीं होनी चाहिए जो जजेस को हेल्प करे? हालांकि ये 5 लोगों की जो जजेस हैं, ये सिलेक्शन पैनल बन सकता है जैसे यूपीएससी में होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड वर्क है, डिटेलिंग है, वो तो कम से कम एक संस्था होनी चाहिए जो इन 5 जजेस को, जिसको आप सिलेक्शन पैनल बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलेजियम, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा लोगों को विश्वास होगा, पारदर्शिता आएगी और करीब 4-4.5 हजार जजेस जो हैं पूरे देश में, उन सबको बराबर का मौका मिलने का ये संभावना रहेगी और भाई भतीजावाद के जो आरोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में और भी सुधार होना चाहिए? अगर जनता को लगता है, देश को लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कौन से पैरामीटर्स को जोड़ना चाहिए ये भी लिखिए। और एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जजेस अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया। अब देखते हैं क्या जुडिशरी में सुधार होगा, जुडिशरी पे विश्वास लौटेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।